जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने नायक बैच के पिछले यानी कि दूसरे भाग में हमने पढ़ा था सक्रियता श्रेणी के बारे में कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में होगा। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी सुविधा ना होने के कारण मैं आप सभी के पास स्क्रीन के माध्यम से, अपने मोबाइल के स्क्रीन के माध्यम से मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। तो बिना देर करते हुए इस सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी सेक्शन की तरफ। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये नायक बैच का तीसरा भाग है और जिसमें धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो आइए बिना देर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। फायर इमोजी के साथ हमें ये बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मेरी आवाज़ को अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं। यदि हाँ तो फायर इमोजी जरूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला धातुओं के रासायनिक गुण जो है, धातुओं की रासायनिक गुण है, इसमें पहला क्या हमारा टॉपिक है। पहला टॉपिक है धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। आइए देखते हैं कि धातुओं की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं मेरे भाई तो क्या होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देखिएगा कि धातु का वायु में दहन करने पर धात्विक वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कि जो धातु होते हैं वो धातु से वायु में दहन अगर हम करेंगे तो जो धात्विक वायु होती है जिसमें उपस्थित होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर देती है, ऑक्साइड में बदल जाती है। तो इसी को हम लोग देखेंगे एक उदाहरण के साथ। उदाहरण जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम Mg मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीजन से करेंगे तो O2 आपको पता है ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इससे हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ऑक्साइड तो प्राप्त होगा, लेकिन अब Mg के साथ O2 के अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो उससे पहले ध्यान रखिएगा Mg पर कौन सा चार्ज रहता है। आपको पता है कि Mg पर +2 का चार्ज होता है। क्या होता है? +2 का चार्ज। और O पर जो ऑक्सीजन है O पर -2 का चार्ज होता है, ये पता है। अगर इन दोनों में हम रिएक्शन कराते हैं तो MgO बनेगा या नहीं बनेगा मेरे भाई, जल्दी बताइए। MgO बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम रिएक्शन कराए तो हमारे पास क्या यहाँ पे प्राप्त होगा, ये O2 हो गिव्स आउट, हम रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे तो आपका बनेगा MgO। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये अभी क्रिया बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है भैया? तो इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये इसके लिए हम बैलेंस अब क्रिया करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिए मेरे भाई तो ये तो संतुष्टिजनक बात नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम जो आपके मैग्नीशियम है वो 1 है और यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम आपके 2 हो गए। तो इसकी मतलब कि पूरा करने के लिए, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। आपको पता है कि हम इसको, ये आपकी क्रिया जो है अब बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि धातु का वायु में दहन करने पर धातु वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जैसा कि आप ये पता है आपको, ये क्या है, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम, ठीक है, समझ जाइएगा ये मैग्नीशियम है। और ये जो आपका यहाँ बना जी, यहाँ पे MgO जो बना है आपका, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइएगा। चलिए इसी पे एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। देखिए, अब हम ले लेते हैं Na जिसका नाम है सोडियम। हम ले लिए Na और हम ले लेते हैं O2। अगर हम सोडियम से ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा। आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि Na जो होता है सोडियम होता है, उस पर +1 का चार्ज होता है। 1 मिनट, +1 का चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन है उस पर -2 का चार्ज होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, Na2O। यहाँ पे क्या कर देंगे, NaO2 आपको प्राप्त हुआ जी हाँ। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिएक्शन को क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे O2 लगा दीजिए, यहाँ पे 1 मिनट, 2O हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर 2 लगा दें मेरे भाई और यहाँ पे 4 लगा दें, जैसा कि Na आपके भी क्या, सोडियम आपके 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 2 दूना 4, Na सोडियम आपके पूरे हैं। तो इसमें अब क्या मिल रहा है आपको, सोडियम ऑक्साइड मिल रहा है मेरे भाई। क्या मिल रहा है? सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है? SOD, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक उदाहरण आपको और बता दे रहा हूँ। जैसा कि मेरे पास डिजिटल पेन है, मैं अपने हाथों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ, बस 1 सेकेंड। अब देखिए, यहीं पे हम ले लेते हैं Al, जिसको आपको पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम की क्रिया हम अगर ऑक्सीजन से करा दें मेरे भाई तो आपको सीधी सी बात पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। कैसे? तो यहाँ से ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे Al के साथ +3 का चार्ज होता है, चार्ज पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज होता है। इसका हम अगर रिएक्शन करा देंगे मेरे भाई तो यहाँ पे Al2O3, यानी कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे आपका जो मिलेगा, 1 मिनट, यहाँ पे जो आपका मिलेगा Al2
Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहली आपको समझ में आई। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या होगा। ठीक है, तो ये पहला रहा। आप दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट में ध्यान से देखिएगा। दूसरे पॉइंट में दूसरा पॉइंट क्या है आपका, धातुओं की जल से क्रिया। मतलब कि क्या होगा जब मैं धातुओं की क्रिया हम जल से कराएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, धातु जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु क्या करती है, धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस भी बनाती है और धातु ऑक्साइड का भी निर्माण करती है। तो चलिए इस पर एक बात और ध्यान कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, धातु के साथ हम जल का रिएक्शन कराएंगे मेरे भाई। जब जल का हम रिएक्शन कराएंगे तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड। समझ जाइएगा, ठीक है। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उंगलियों के माध्यम से लिखा नहीं जा सकता, आपको सबको पता है, ठीक है। यह धातु ऑक्साइड बनेगा और प्लस में क्या मिल जाएगा मेरे भाई, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस में मिल जाएगा। तो चलिए इस पर भी एक उदाहरण आपको मैं बता ही देता हूँ कि उदाहरण कैसे बना। आइए हम इसको बना के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे भैया, अच्छा उदाहरण लेने के लिए हम शुरू करते हैं सोडियम से। अगर हम Na ले लें, मान चलिए हमने Na लिया, प्लस जल के साथ करना है ना, तो H2O हम जल के साथ क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। जैसा कि आपको पता है कि Na पर +1 का चार्ज होता है और यहाँ पे जल में ध्यान दीजिएगा, जो H2O है एक H पर प्लस का चार्ज होगा और OH पे माइनस का चार्ज होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो NaOH हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaOH। ये तो NaOH हो गया और हमें क्या प्राप्त होगा, H2 यानी कि हाइड्रोजन हमें प्राप्त होगा। अब रिएक्शन को हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें मेरे भाई और यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, और 1 2 यहाँ लगा दें, तब हमारी रिएक्शन बैलेंस है। हाँ बैलेंस है। आपको ये पता है कि ये क्या है, सोडियम हो गया, ये आपका जल हो गया, और जिससे मतलब कि जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या है, तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है मेरे भाई, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हमने क्या किया, धातु की क्रिया हमने जल के साथ कराया मेरे भाई। अगर जल से हमने कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हाइड्रोजन गैस तो प्राप्त हुआ ही हुआ, लेकिन उसके साथ हमें ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए इसी पर एक उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए जैसे हम ले लेते हैं Fe, उदाहरण के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, Fe हमने ले लिया, प्लस जल H2O गिव्स आउट, हमने H2O जल के साथ किया तो यहाँ पे Fe आपका निकल जाएगा, ठीक है। Fe और OH ब्रैकेट में हम बंद करके 2 लगा देंगे, प्लस H2 यानी कि आप H2 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पे जो Fe है आपका क्या है मेरे भाई, जो Fe है आपका ये है आयरन, ठीक है, और ये है जल, ठीक है। आयरन से मतलब कि लोहे से हमने जल की क्रिया अगर करा दी तो हमें आयरन हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या है ये, आयरन हाइड्रोक्साइड, और बाद में जो बाहर निकली वो क्या है, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल गई। यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए बिना देर करते हुए हम तीसरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरी टॉपिक हमारी किससे है, तीसरी टॉपिक है धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। हम क्या करेंगे, धातुओं से एक मिनट, धातुओं की तनु अम्ल से अभिक्रिया, यानी कि जब हम धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्या होगा, मतलब अम्ल से क्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। बहुत सी सिंपल इसमें है और उदाहरण के माध्यम से आप समझ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जैसे लिखें कि कैसे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए धातु पहले लिख लीजिए। अगर हम धातु की क्रिया तनु अम्ल से हम करा रहे हैं मेरे भाई, तो धातु लवण बनेगा। आपको पता है धातु लवण बनेगा, प्लस क्या प्राप्त होगा, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे कि उदाहरण में हम ले लेते हैं आपके यहाँ फिर से, जैसे हमने Na ले लिया, क्या ले लिया, Na जिसका नाम है सोडियम, और हमने लिया HCl, क्या ले लिया मेरे भाई, HCl। अब यहाँ पे गिव्स आउट हमने लगाया, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त होगा, NaCl से क्या क्रिया कर लेगा, हाँ हमें यहाँ पे NaCl प्राप्त हो जाएगा, NaCl, और प्लस में हमें हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे 2, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें तब 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है। आपको पता है Na क्या है, Na सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, और उसके बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जो हमें प्राप्त हुआ मेरे दोस्त, हमें प्राप्त क्या हुआ है,
NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, धातु लवण है जिसको कहते हैं हम। और यहाँ पे जो आपके ये बचा क्या, हाइड्रोजन गैस भी बनी, जैसा कि हमने इसमें लिखा है उसी प्रकार से मैंने आपको उदाहरण भी समझा दिया। इस पर एक और उदाहरण हो जाए, चलिए एक और उदाहरण हो जाए मेरे भाई। तो आइए हम एक दूसरा उदाहरण इसी पर हम देखते हैं। दूसरी उदाहरण हम ले लेते हैं Fe का, Fe प्लस HCl गिव्स आउट, हमने करेंगे FeCl। आपको पता है FeCl और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल आएगा। यहाँ पे आप क्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 लगा लीजिए। ठीक है, आपको पता है कि जो हमने क्या किया, जो आयरन है, ये आयरन है, आयरन के साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिक्स किया यानी कि रिएक्शन कराया, इसके साथ में हमने रिएक्शन कराया तो हमें हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गया बाहर और आपको आयरन क्लोराइड मिलता है। ये Fe है और ये Cl है, FeCl2 का मतलब आपका ये हो जाएगा आयरन क्लोराइड। यहाँ तक की समझ में आई। अगर यहीं पे एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि अगर मैं Cu है, Cu से Cu प्लस HCl अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या रिएक्शन में हमें क्या प्राप्त होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये है आपके Cu, ये है आपके HCl। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आपको रिएक्शन क्या प्राप्त होगा। चलिए हम बताते हैं कि इसमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई। तो इसमें आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए नो रिएक्शन। अब पूछिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है सक्रियता श्रेणी जब मैंने पढ़ाया था तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऊपर है और आपको पता है ऊपर जो तत्व है जिसकी क्रियाशीलता अधिक है वो अपने से नीचे वाले जो नीचे हैं जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो अपने से नीचे को विस्थापित कर सकता है, लेकिन जिसकी कम हो, जो यानी कि जिसको हमने बताया था जो कमजोर व्यक्ति हो, किसी बलवान व्यक्ति को नहीं हरा सकता। तो हाइड्रोजन जो है वो ऊपर है सक्रियता श्रेणी में और Cu यानी कि जो कॉपर है आपका वो नीचे है, इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है। अगला है हमारे पास धातुओं की लवण विलयनों से, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है ध्यान रखिएगा, विलयनों से क्रिया क्या होगी, यानी कि धातुओं की लवण विलयनों से क्रिया हम कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा वो आपको देखना है। ध्यान से देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, जब कोई अधिक सक्रियता धातु किसी कम सक्रियता धातु के लवण के विलयन में अभिक्रिया करती है तो वह कम क्रिया धातु को विस्थापित कर देती है। जैसा कि मैंने सक्रियता श्रेणी में आपको बताया था कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वो अपने, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वह विस्थापित हो जाएगा, यानी कि उससे ऊंचे जो तत्व रखे हैं उसके ऊपर है जिसकी क्रियाशीलता अधिक है वो उनको नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। यही इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। तो उदाहरण हम ले लेते हैं Fe प्लस SO4 का। जैसे कि हमने ले लिया FeSO4, यहाँ पे हम ले लेते हैं FeSO4 ले लिया और साथ में हम Zn ले लेते हैं प्लस जिंक। ठीक है, अगर हम जिंक ले लेते हैं मेरे भाई तो इसमें हमें क्या प्राप्त होगा, जरा जल्दी से बताइएगा कि क्या ये रिएक्शन हो पाएगा। अगर रिएक्शन हो पाएगा तो जल्दी कमेंट में बताइए कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि इसमें रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी हमने इसका रीज़न आपसे बताया है कि नो रिएक्शन। ठीक है, अभी आपको मैंने इसका रीज़न बताया है कि जो सक्रियता श्रेणी है मेरे भाई, सक्रियता श्रेणी में जाकर आप देखिएगा एक बार पीछे, तो Fe क्या है, Zn से नीचे होगा, इसलिए इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलिए नहीं होगा तो अब हम देखते हैं कि किससे रिएक्शन होगा, हम इसे करके देखते हैं। अब यही चीज़ हमने जो अभी आपको बताया अब उसको हम ऊपर ले लेते हैं। जैसे हम Zn ले लें, Zn प्लस FeSO4 गिव्स आउट। अब हम क्या, अब रिएक्शन हम करेंगे तो रिएक्शन होगा जी, जरूर होगा, क्योंकि आपको पता है जो जिंक है वो उसकी क्रियाशीलता Fe यानी कि आयरन से अधिक है। ठीक है, जिंक का। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे जैसे आप विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते होंगे भाई, वैसे ही सिंपल लॉजिक है। ये Zn है जो Zn है SO4 के साथ बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पे क्या हमें प्राप्त होगा, ZnSO4 प्लस Fe चुपचाप अपने स्थान पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, ये चौथा पॉइंट है, यही इसमें समझाया गया है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक लास्ट बार आपसे एक क्वेश्चन और है मुझसे कि क्या होगा। आपको मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ, उसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मान लीजिए Cu है, Cu और हमने दिया FeSO4 तो हमें क्या प्राप्त होगा, जल्दी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि जो आपका Cu है वो कम क्रियाशील है और जो आपकी FeSO4 यानी कि Fe है, आयरन है, वो कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जो अधिक क्रियाशील होती है, जो कम क्रियाशील है उसको क्या कर देगी, वो विस्थापित नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब कोई बलवान व्यक्ति हो और कमजोर व्यक्ति हो तो कमजोर व्यक्ति कभी बलवान व्यक्ति को नहीं हरा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज के इस बैच में आपको इतना समझ में आया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने कॉलेज में हूँ और जिस कारण से मेरे पास बोर्ड नहीं होने के कारण मुझे अपने फ़ोन से और हाथ उंगलियों के माध्यम से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।